नए वक्फ कानून बनने के बाद संभल में अवैध कब्जे वाली संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने जनेटा दरगाह की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है। मुतवल्ली को अवैध गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो जनेटा दरगाह पर अवैध कब्जे का आरोप, प्रशासन ने यहां पर जांच पड़ताल शुरू की है। नए वक्फ कानून बनने के बाद ये जांच पड़ताल शुरू की गई है। पर आतंक का राज्य स्थापित किया गया है। उसकी पर हमने इन लोगों से अपने कागजात मांगे हैं, वो अपने कागजात दे गए हैं। उसकी समीक्षा की जा रही है। उसकी समीक्षा करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या वो वक्फ संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है? उनका कहना वक्फ संपत्ति है, कागजों में वक्फ संपत्ति नहीं है। अच्छा, वो सरकारी संपत्ति है जी। तो मतलब अवैध कब्जा है वो फिलहाल? अब ये जांच के बाद पता चलेगा। अगर अवैध कब्जा होगा तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सुनील कुमार हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और फिलहाल प्रशासन के अधिकारी क्या जानकारी दे पा रहे हैं? अनुपम जी, संभल में वक्फ के तमाम सारे मामले हैं जहाँ संपत्तियों पर कब्जे की बात है। उसी क्रम में ये तो नया मामला जो जनेटा से निकल कर आया है। चंदोसी तहसील का ही एक गांव है जहाँ पर एक मजारें हैं। यहाँ पर बड़ा मेला लगता है, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली होती है। वहीं पूरे मामले में यही के मोहम्मद जावेद ने शासन में नया कानून वक्फ कानून बनने के बाद शिकायत की थी, जिसके बाद में जांच शुरू हुई है। मौके पर तहसीलदार पहुंचे हैं। वहीं मौके पर अवैध रूप से पार्किंग के नाम पर वसूली पाई गई है। करीब 2 करोड़ रुपया सालाना उगाही का आरोप है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि 2019 के बाद में यहाँ मुतवल्ली नियुक्त नहीं हुआ है, दोबारा चुनाव नहीं हुआ है, तो अवैध रूप से ही तमाम सारी संपत्ति पर सरकारी पर कब्जे का आरोप है। वहीं जमीन वक्फ की है या नहीं है ये तो बाद में साबित हो पाएगा। हालांकि इस मामले में प्रशासन की ओर से, तहसीलदार की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है, जिसमें उन्होंने बड़ी कार्रवाई की बात कही है। वही वक्त के नाम पर आतंक की बात कही है। तो जांच के बाद सारी स्थितियां और सामने हो जाएंगी। संभल में इस तरह के और भी कई सारे मामले सामने आ सकते हैं जब वक्त कानून बनने के बाद लोग इंटरनली कानून का विरोध कर रहे हैं। अगर मीडिया के लोग कैमरे पर पूछना चाहें तो कई लोग नहीं बोलते, लेकिन संभल में बड़ी वक्त के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े की उम्मीद सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संभल हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक 83 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा में पुलिस पर पथराव, फायरिंग और आगजनी के आरोपी कामरान अकमल को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत सभी गिरफ्तार आरोपी जेल में हैं। कोर्ट ने एक भी आरोपी को जमानत नहीं दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार संभल पुलिस जो है अपराधी विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में कल दिनांक 11 तारीख को ये जो संभल में जो हिंसा हुई थी उसी का एक वांछित आरोपी कामरान अकमल, जिसको नखासा पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है, जो पूर्व से वांछित चल रहा था, और इसको कल नियमानुसार इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको जेल भेजा गया। कासगंज में गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि अपने मंगेतर के साथ पिकनिक पॉइंट पर युवती घूमने आई थी, तभी आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मंगेतर को बंधक बनाकर मारपीट की और युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को धमकी देकर छोड़ दिया। युवती की तबीयत खराब होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना हैं एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। बातचीत करने के लिए अजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आ रहा है और पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करने की बात कह रही है? मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के नदरे एक्वाडक्ट के पास का है,
यहाँ बताया जाता है कि ये युवती जो अपने मंगेतर के साथ वहाँ पिकनिक पॉइंट है वहाँ घूमने आई थी, तो बताया था तभी वहाँ पे फोटोग्राफी आपस में कर रहे थे, वहीं साइड में बैठे हुए थे कहीं, तभी बताया जाता है कुछ लोग जो आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग जो युवक थे, जो दबंग टाइप के युवक थे, वो वहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले उसके जो मंगेतर था उससे मारपीट के उससे कुछ रुपए भी लूट लिए। उसके बाद उस युवती को एक साइड में बताया जाता है कि पास में कोठरी थी उसमें खींच कर ले गए और वहाँ जो है उसको जो उसका जो युवक था उसको बाहर लोग पीटते रहे और अंदर ले जाकर उसको बारी बारी से उसका गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। पता जाता है उसको लड़की और युवक इतना दहशत में था कि उसको मारपीट करने के बाद इतना दहशत में आ गया था, उसने घर पर भी जाके कोई बात नहीं बताई और पुलिस को बिना सूचना दिए वो अपने अपने घर चले गए। बताया जाता है युवती की जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो परिजनों ने उसे बार बार पूछा था, उसने अपनी आप बीती बताई। उसके बाद उन्होंने 1098 पे जो कॉल किया था कंट्रोल रूम से, पुलिस के बाद इलाका पुलिस के बाद जब कॉल आया तो हड़कंप मच गया और बाना में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया जाता है कि मुकदमा कई आरोपियों के खिलाफ लिख लिया गया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है इसमें और भी लोग भी शामिल हैं, उनके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और प्रयास किया जा रहा है कि उनको भी शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुल्तानपुर में पत्नी ने अपने पति को छत से धक्का दे दिया, जमीन पर गिरने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया। परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। लड़ाई झगड़ा होता रहा कि मोबाइल में ना बात करो, मोबाइल में ना बात करो, ला इनका दी सब कुछ पकाइन खाइन नहू खाइन महू खाइस, वही मोबाइल के बारे में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो किसने ढकेला? इसी ने ढकेला, हमारी बहू ने। कई बार हमारी बहू ने मार चुकी है, सब मत्था फट गया। इसी सरकारी अस्पताल में टाका लगा हुआ था। बेटे की हालत कैसी है? हमारे बेटे की हालत एकदम बेकार ही, वो बच नहीं पाएगा। अस्पताल में एडमिट है? हाँ, इलाज चल रहा है? इलाज नहीं ना हो, हमारे भैया चला गया, हमारे भैया चला गया। हाँ। बिजनौर में एक पड़ोसी को दावत न देने शख्स को भारी पड़ गया, जहां एक मुस्लिम शख्स अजमल हुसैन ने धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अपने पड़ोसी को दावत नहीं दी, जिसके बाद नाराज पड़ोसी ने कार्यक्रम में आकर अज्ञात लोगों के साथ हमला बोल दिया। टेंट में आग लगाकर तोड़फोड़ की गई और अजमल के साथ गाली गलौज भी की। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक सामने बंदा खाना खाने के लिए जो पंडाल लगाया हुआ था उसमें जो है उन लोगों ने आग डाल दी, उसमें आग लगी। कुछ जरिए सामने जरिया हम लोग को खाने बोलने के लिए गए तो उन्होंने गाली वाली देने सुबह के हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। तो धोएदार चीज़ से उसने हमला किया हमारे ऊपर। ये चोट कहते और वो बैठाने की वो धार चीज थी वो लगी, वो लगी स्टील की। चाहते ये मौलाना थे रमजान में, उनके ऊपर हाथ छोड़ा इन लोगों ने। क्या चाहते हो? ये सबक मिलना चाहिए बढ़िया ही। उन्नाव में देर रात उन्नाव सफीपुर मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर और बाइक सवारों की सीधी भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक को गंभीर हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। वहीं डंपर चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना माखी थाना क्षेत्र के चकलवंशी चौराहा के पास की है। एक मोटरसाइकिल तथा एक डंपर में एक्सीडेंट हो गया चकलबंसी पेट्रोल पंप के पास, जिसमें 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी। तीसरे का इलाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उन्नाव में चल रहा है। बस्ती में घर में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। आग के चलते कमरे में सो रहे 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इनमें मां और 2 बच्चे शामिल हैं। पति की हालत गंभीर है, उसे अयोध्या रेफर किया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। अररिया के सराफा मंडी गली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें सुनील केसुरानी का परिवार और भी परिवार रहता था। 3 मंजिला मकान था। अभी तक की जानकारी से ये प्राप्त हुआ है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिससे काफ़ी धुआं इत्यादि भर जाने से
सुनील केसरवानी की पत्नी और उनके 2 बच्चे उसमें एक्सपायर कर गए हैं। संभल में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने गुन्नौर इलाके में एक दिन में 19 अवैध क्लिनिक और हॉस्पिटल सील किए हैं। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इस बीच एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली से मना करने पर नोडल अफसर के वसूलीबाज ने क्लिनिक सील कर दिया। वहीं नोडल अफसर ने डॉक्टर के आरोपों को गलत बताया है। दो फर्जी लोग आए थे, जिसमें एक का नाम बबलू है। वो हमारी क्लिनिक पर आकर के हमें हड़काया। उन्होंने हमसे पैसे मांग रहे थे, अगर कागजात नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी क्लिनिक पर सील लगा दूँगा। तो मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी क्लिनिक पर आकर बबलू ने ताला डाल दिया और सील लगा के तो चले गए। तो उनके साथ फर्जी लोग और थे। वो वीडियो इस तरह से प्रसारित की जा रही है कि जिसमें मैं नहीं हूँ, और अगर हमारे स्टाफ से, हमारे कोई विभाग से, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं तिवारी जी हमारे, वो उसमें मौजूद हैं, तो इससे तो साफ साफ ये है कि ये स्वास्थ्य विभाग की टीम है। वो तो उनका एक आरोप है, जो खुद भी एक झोला छाप हैं, जिनके द्वारा ये वीडियो प्रसारित की गई है, झोला छाप हैं, और ये डीएनसी का और डिलीवरी काम कराते हैं। और इसी बात से चिढ़ के इन्होंने इस वीडियो को बनाया कि उसमें इस तरह से लोग दिखाई दें आसपास के, कि उसमें जो मैं न दिखाई दूँ। इटावा पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इटावा में 1209 स्ट्रीट शीटर हैं और 243 नई स्ट्रीट शीट खोली गई हैं। 819 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, जबकि 60 अपराधियों को जिला बदर किया गया। 101 अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन ने 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति सील की है। बीएनएस के तहत प्रदेश की पहली 12 करोड़ की बैंक घोटाले वाली संपत्ति सील करने वाली कार्रवाई भी इटावा के खाते में आई है। 47 मुठभेड़ में 47 अपराधी गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 600 मामलों में सुनवाई में बड़ी संख्या में उम्र कैद के अलावा अन्य सजाएं कराई गई हैं। HS हमारे यहाँ है और मैंने 243 HS 243 HS खोले हैं अभी, और दो वर्षों में 243 HS खोले हैं। साथ ही साथ 819 गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 60 जिला बदर किए गए हैं। और रामनगरी अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन हुआ। खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव और राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। क्रीड़ा भारती की तरफ से रामपथ पर मैराथन आयोजित की गई है। हजारों की संख्या में मैराथन लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। 21 किलोमीटर मैराथन में अंबेडकर नगर के प्रिंस राज यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया। बलिया निवासी नीतीश ने 10 किलोमीटर मैराथन में पहला स्थान प्राप्त किया। तो सबको रेस पूरी करा के और निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ सबको का साथ में लेके वापस जो आयोजन है बहुत अच्छा है। हमारे जो युवा हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है, और जो हमारे पौराणिक का महत्व है उसको इसके नाम से भी हम लोग वो करते हैं, जो है कि लोगों के अंदर जागृति हो। इसलिए जो है रन फॉर राम का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा आयोजन है, तो इसके लिए मैं क्रीड़ा भारती के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। पूरे भारत के सभी राज्यों में रन फॉर राम प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इस बार क्रीड़ा भारती ने इधर सभी अवध प्रांत के सभी जिलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, और इस बार अयोध्या में पुनः आज रन फॉर राम की 30 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की जो रेस आयोजित हो रही है। हम सभी आयोजन करने वालों का और प्रतिभागियों का अयोध्या में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में गुजर घाटी वाले हनुमान मंदिर में 2100 किलो का 56 भोग लगा। गिरिराज जी, राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान को 2100 किलो का 56 भोग अर्पित किया गया। साथ ही उनकी भव्य दिव्य आरती उतारी गई। इस मौके पर भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि किस
2100 किलो 56 भोग धराया गया है बाबा को, और सवा मनी का और भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं।